सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 10 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर है 12 साल बाद सिरमौर बना भारत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कराई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय आज इस क्रम में रहने वाले हैं मोटापे का मर्ज, दहशतगर्दी का दंश, फिर विकास का सपना और वैश्विक स्थितियाँ। मोटापे का मर्ज ये असल में ओबेसिटी को लेकर पूरे ग्लोबली मुहिम चलाई जा रही है। ओबेसिटी को लेकर WHO से लेके तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस समाज में से ओबेसिटी को हमें हटाना है। इसी को लेकर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुहिम चलाई है। भारत में जिस तरह लोगों की जीवन शैली बदली है उससे दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मोटापा उनमें से एक है। इस समय समस्या ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। शहरों में रहने वाली लगभग एक तिहाई आबादी मोटापे की शिकार है। इसे अब महज वजन बढ़ने के रूप में नहीं लिया जा सकता। मोटापे की वजह से जिस तरह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं वह चिंता का विषय है। इसमें कैंसर के जोखिम तक को बढ़ा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशक में भारत में मोटापे की दर लगभग दोगुनी हो गई है। ये किस कदर जानलेवा हो सकती है, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने जो चिंता जताई है, इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उन्होंने देश के नागरिकों को आगाह किया है कि वर्ष 2050 तक 44 करोड़ से अधिक भारतीय मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे, जो कि बहुत ही भारी आंकड़ा है। निसंदेह ये आंकड़ा डरावना है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बचपन और किशोरावस्था में मोटापा भविष्य में उनके जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा को कमज़ोर कर देता है। ये कितना बड़ा संकट है कि इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आने वाले समय में हर परिवार में कोई एक मोटापे से ग्रस्त होगा। ऐसी स्थिति को टालने के लिए ही प्रधानमंत्री नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं। आज मोटापे की वजह से न केवल युवा बल्कि सभी उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसके मूल कारणों को समझने और सजग होने की ज़रूरत है। हम अपनी कुछ आदतें बदल लें तो खुद को मोटापे से बचा सकते हैं। दरअसल हम तला हुआ खाना, डिब्बाबंद खाना, पैक्ड फूड, फ्रोज़न फिर गरम करके खाते हैं। तमाम फ़ास्ट फ़ूड जो नया जनरेशन कंज़्यूम कर रही है, ये अपने आप में ही फिर लेस एक्टिविटीज़ करना। देखिए, खाने से इतनी समस्या नहीं है, इतनी जितनी समस्या है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। कोई काम की मजबूरी के कारण और कोई आलस के कारण, दोनों बातें। आगे बढ़ते चलते हैं। दहशतगर्दी का दंश। भारत लंबे समय से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सुरक्षित पनाहगाह बना चुका है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे गंभीरता से कभी नहीं लिया गया। जबकि इस हकीकत से सभी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की सक्रियता न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए और दूसरे देशों के लिए भी खतरा है। अतीत में चीन जैसे कुछ देश पाकिस्तान के आतंकवादियों को शह देने की नीति को नज़रअंदाज करते रहे हैं। आतंकवाद के मसले पर चीन कई भारत संयुक्त राष्ट्र में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर पाकिस्तान को बचा चुका है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, वो डिप्लोमेसी करते हैं। चीन है, अमेरिका हो गया, वो जानता है कि भारत को समस्या है आतंकवाद से। तो भले ही वो आमने-सामने कितना ही वो लें, सामने खड़े होके, मगर पीठ पीछे वो भी कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी को, और बढ़ भी रही है लगातार। पिछले वर्ष पाकिस्तान में आतंकी हमलों में होने वाली मौतों में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह वहाँ हुए आतंकी हमलों की संख्या वर्ष 23 से तुलना में 24 में 1099 हो गई है। पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि प्रतिबंधित तरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि दहशतगर्दी का जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ भारत को ही नहीं, खुद पाकिस्तान को भी झेलना पड़ रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएँ वहाँ पे हो जाती हैं। हालात ऐसे हो गए कि वहाँ पे भी बम बम फट जाते हैं। लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है। जो गतिविधियाँ वहाँ भारत के खिलाफ चलाता है और उसमें वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसियाँ ईसाई तक शरीक देखी जाती हैं।
कई लोग हैं वहाँ पे इन्वॉल्व ऐसे आपके उपद्रवीकरण के। अब पिछले हफ्ते बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय सभी विद्रोही गुटों ने हाथ मिला लिया और उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? अब तक वो जिस दहशतगर्दों को पाल रहा था भारत के खिलाफ, अब उन कोई खतरा खुद बलूचिस्तान के जो नए सक्रिय उग्रवादी हैं उनसे है। बलूच लोग जो कि अपने क्षेत्र को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, उनसे है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएँ पाकिस्तान में हो रही हैं जिसमें चीन नागरिक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के खुद के नागरिक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के बड़े नाम मारे जा रहे हैं, उन्हीं के देश में। बलूचिस्तान क्षेत्र में चल रही चीन की विकास परियोजनाओं का विरोध में लंबे समय से करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान सरकार और सेना उन्हें हथियार के बल पर दबाने का प्रयास करती रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि वह आतंकी गतिविधियाँ काफ़ी जोर पकड़ चुकी हैं। उन हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान जो लिबरेशन वगैरह के लोग हैं वो अपना एक राइट्स और फ्रीडम की बात करते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से समस्याओं से पार पाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहाँ महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। हालात ये हैं कि कई बार वहाँ के लोग आटे दाल के लिए संघर्ष पर उतर आए। फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत का कुछ तरीक़ी के बजाय चीन से मिलने वाली इमादत और उसके ज़रिए भारत पर दबाव बनाए रखने का अधिक है। पाकिस्तान में लोग अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ भारत को किसी कैसे नुकसान पहुँचा जाए, उस पे काम करते रहते हैं। इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। बहुत ही बढ़िया बात की। आगे बढ़ते हैं अगला संपादकीय की ओर। सुरेश सेठ साहब कहते हैं, विकास का सपना और वैश्विक स्थिति है। कई वर्ष से हम ये सुन रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व तरक्की की है और पिछले 10 वर्ष में देश 11वें पायदान से 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनने की हद तक पहुंच गया है। तरक्की का कारवां रुका नहीं, वर्ष 27 तक भारत के दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाने की उम्मीद है। वर्ष 47 तक तमाम बड़े-बड़े आंकड़े हैं कि 47 तक, 50 तक भारत बहुत ही ऊपर चल रहा होगा। ये विकास दर अभी द्विस्वप्न लगती है। इस समय विकास दर 6.2% है। पिछले तिमाही में इसमें इससे भी कम थी। इसलिए भारत को ये संदेश दिया जा रहा है कि अपनी विकास दर बढ़ाए, कृषि और उद्योग का समावेशी विकास करे और दुनिया भर में अपने व्यापार और आर्थिक समझौते बढ़ाए। मगर अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वे यही बताते हैं कि द्रुत गति से तरक्की करने की घोषणा के बावजूद भारत अचानक आर्थिक गिरावट की राह पर चल निकला है। कई क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि दर ने खराब प्रदर्शन किया है। विश्व बैंक कहता है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है या उच्च आय वाले देशों में शामिल होना है, तो हमारे देश की विकास दर 7.8% होनी चाहिए। हाँ, ये 7.8% की अगर हमारी ग्रोथ रेट है, तो ही हम एक बड़ा एक ताकतवर राष्ट्र बन सकते हैं। मगर हम अभी 6.2 पे हम चल रहे हैं। इससे पहले 5.6 पे चल रहे थे। कम से कम 7.8 है। पिछड़े देशों की प्रकृति ये होती है कि वह उजले भविष्य के लिए कोई भी साहसिक कदम नहीं उठा पाते। इस साल पिछले 6 महीने में देश के शेयर सूचकांक में भारी गिरावट आई है। इससे बावजूद स्वप्नजीवी लोगों ने तो अपना पैसा वहाँ से लेने के लिए भगड़ मचा रहे हैं और ना ही कोई और वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं। सबसे अधिक बंदरबाट तो अमीरों और गरीबों के अंतराल बढ़ाई बजाने से हुआ है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या यह फ़ीसद बढ़ कैसे गया? ये जो डिवाइड है अमीर और गरीब के बीच में जो गैप बढ़ गया है वो कैसे बढ़ गया इतना ज़्यादा? जबकि मौद्रिक नीति में साख नीति को नियंत्रित करके रखा गया था और जमा पर ब्याज दरें बढ़ाकर अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन गलत प्रतीकात्मकताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश ने यह स्वर्ण अवसर गंवा दिया। किसी भी देश के दीर्घकालीन विकास के लिए बुनियादी उद्योगों की वृद्धि मुख्य होती है। इसके साथ साथ खेती-बाड़ी की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। देखिए वो सब बातें कहने की अच्छी होती हैं, मगर हमको धरातल पे ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे यहाँ उद्योग बढ़ रहा है, खेती-बाड़ी बढ़ रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, साथ-साथ में उसके लिए पर्याप्त बाज़ार भी उपलब्ध हो रहा है जो उसे खरीद सके और उसे खरीदने के लायक कंज़्यूमर के पास पैसा भी होना चाहिए। स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाती है वरना स्थिर। पिछले 5 महीनों में शेयर बाज़ार काँप रहा है, जो कि दिख भी रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं। उनका कहना है कि डॉलर ही विनिमय का माध्यम होगा। यहाँ तक जिस तरीके में अमेरिका राष्ट्रपति ने अमेरिकियों के लिए का नारा देकर
डॉलर को अनिवार्य मुद्रा बनाने की चेष्टा की है और तीसरी दुनिया के देशों, जिनकी भारत भी शामिल है, से कहा है कि वह शुल्क युद्ध केवल धमकी नहीं, जैसे कि तैसी नीति है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अचानक से क्या आके चुनाव जीतने के बाद आए हैं जब वो, उन्होंने अपनी नई जो अमेरिकी की नीतियाँ, अमेरिका आर्थिक विकास की नीतियाँ लागू करी, उससे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे बड़ी उथल-पुथल चल रही है। मगर राजकोषीय घाटा अर्थात सरकारी आमदनी से अधिक खर्च कुछ और ही बयान करता है। डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, रुपए विनिमय से कम हो रहा है। इस प्रकार डॉलर को सर्वशक्तिमान कर देने का सपना अमेरिका देख रहा है। चाहे भारत उससे कुल व्यापार का 3% से भी अधिक नहीं, अमेरिका अपने शुल्क बढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा है। नतीजा एक ही होगा कि देश में वृद्धि दर अपेक्षित 8% तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अब शुल्क युद्ध शुरू हो गया है। इससे महंगे होते आयात और सस्ते हो रहे निर्यात की स्थिति बन गई है। संभवतः इन महंगे आयातों के कारण सरकार की कीमत नियंत्रण नीति पर असर पड़ा। वर्ष 25 के अंत तक देश का घाटा विदेशियों के निरंतर निर्यात के बावजूद लगातार बढ़ता रहेगा। यही बड़ी समस्या आने वाली है। सच ये है कि हम अभी तक पर्यटन और सेवा क्षेत्र पर ही ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं। कृषि का विकास उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिस स्तर पर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में होना चाहिए। दूसरी ओर शेयर बाजार कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय निवेश शर्तों से उदासीन होकर विदेशी निवेशकों अपने निवेश की धड़ाधड़ बिकवाली कर रहे हैं। कहाँ तक कहा तो हम सोच रहे थे कि भारत को चीन में आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण निवेश की कमी का सामना करना पड़ेगा, और कहाँ अब ये हालत है कि चीन प्लस का ये शास्त्र गलत हो गया और बेहिसाब पैसा चीन की ओर ही जा रहा है। भारत भारी मात्रा में आयात के लिए चीन पर डिपेंडेंट हो चुका है। 100 बिलियन डॉलर शायद हम क्रॉस कर चुके हैं, बिलियन डॉलर्स ट्रेड चाइना के साथ इंपोर्ट्स में। हम भारी मात्रा में इस समय चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं कई उत्पादों को। आगे बढ़ते चलते हैं और खबरें खेल जगत की। क्रिकेट भी इस समय छाया हुआ है। क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करा है भारत ने। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।